जी स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है रूल्स ऑफ सेल। सबसे पहले हमने पढ़ा था शरिया और उसके रिसोर्सेज, फिर हमने पढ़ा रिबा और उसकी मुख्तलिफ इकसाम। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और इस्लामिक कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन सी मुख्तलिफ कंडीशंस एंड टर्म्स होती हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे रूल्स ऑफ सेल। इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेल। Sale is defined in Sharia as exchange of a thing of value by another thing of value with mutual consent। इसमें तीन चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि म्यूचुअल कंसेंट, दोनों पार्टीज़ की रजामंदी से एक्सचेंज हो रहा है। क्या? ऐसी चीज़ों का एक्सचेंज जिसकी कोई ना कोई वैल्यू हो। परमिसिबिलिटी, अल्लाह हैज़ परमिटेड सेल एंड प्रोहिबिटेड रिबा। रिबा हमने पहले पढ़ लिया क्या होता है। अल्लाह ने कुरान में ये फरमाया है कि सेल यानी कि कारोबार, लेन देन, ये ठीक है, ये हलाल है, ये जायज़ है। हाँ, रिबा जो है ये हराम है, इसे मना फरमाया गया। चार टाइप्स होती हैं सेल। वैलिड सेल यानी कि बे सही। दूसरा वॉइड या नॉन एग्जिस्टिंग सेल, बे बातिल, जिसे बिल्कुल मना फरमाया गया। एग्जिस्टिंग सेल बट वॉइड ड्यू टू डिफेक्ट, बे फासिद। बे मतलब होता है सेल। बे फासिद ये होता है कि सेल तो ठीक है मगर उसमें कोई ऐसी क्लॉज है जिसकी वजह से वो सेल आपकी वो वॉइड हो गई है। उस क्लॉज को निकालना सेल को बचाने के लिए ज़रूरी हो जाता है। और हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कंपनसेटरी सेल और नॉन कंपनसेटरी सेल। कंपनसेटरी सेल ऐसी जिसमें अगर आप कोई क्लॉज ऐसी डाल देते हैं जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट के मुनाफी हैं, तो जिसकी वजह से पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड हो जाता है। नॉन कंपनसेटरी कॉन्ट्रैक्ट वो चीज़ है कि जिसमें अगर कोई ऐसी क्लॉज ऐड कर दी जाए जो शरीयतन हराम है या उसे मना फरमाया गया है, तो उसकी वजह से सिर्फ वो पर्टिकुलर कंडीशन ही वॉइड होगी, और अगर उसको निकाल दिया जाए तो आपका कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड रहेगा। सेल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंपनसेटरी में आ जाता है, जिसमें यह है कि अगर कोई ऐसी कंडीशन आप डाल देते हैं सेल के कॉन्ट्रैक्ट में जो कि ठीक नहीं है, जिसकी वजह से आपका पूरा सेल कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड हो जाएगा। वैलिड बट डिसलाइक सेल, बेमकरू, यानी कि ऐसी सेल जिसके हवाले से हमें क्लियर कट तो नहीं गाइडलाइन मिलती शरिया से, कुरान और सुन्नत से, मगर हम उसको इसलिए मकरू कहते हैं या डिसलाइक करते हैं कि वो पॉसिबली ऐसी चीज की तरफ ले जा जाती है जो कि प्रोहिबिटेड हो। वैलिड सेल में अ सेल इज वैलिड इफ ऑल एलिमेंट्स टुगेदर विद देयर कंडीशंस आर प्रेजेंट। एलिमेंट्स ऑफ वैलिड सेल आर कॉन्ट्रैक्ट, सोल्ड गुड्स और सब्जेक्ट मैटर, प्राइस एंड पोजेशन और डिलीवरी। इन चार एलिमेंट्स के बारे में हम आगे डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे। अच्छा, वैलिड सेल कॉन्ट्रैक्ट एग्जिबिट्स टू फीचर्स, एक है नॉलेज और दूसरा एग्जिस्टेंस। बहुत ज़रूरी है सेल के कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज या दो से ज़्यादा जो पार्टीज हैं उसको पूरा मुकम्मल नॉलेज हो कि इस कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्जेक्ट क्या है। दूसरा है एग्जिस्टेंस, अ कंक्रीट सेल ऑब्जेक्ट, कि जो सेल ऑब्जेक्ट है वो मौजूद हो, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट ना हो जिसकी मौजूदगी ही क्वेश्चनेबल है, या वो नहीं है मौजूद, या उसका पता ही नहीं है कि वो कहाँ पे है। एब्सेंस ऑफ दीज फीचर्स इंट्रोड्यूसेस गरर इन द ट्रांजेक्शन। गरर कहते हैं शक को, गैर यकीनी चीज़ को, सूरत हाल को। अगर पार्टीज़ को नॉलेज ही नहीं है कि किस चीज़ की सेल हो रही है, दूसरा ये कि उसकी एग्जिस्टेंस भी अभी मशकूक है या गैर यकीनी है, तो ये दोनों चीज़ें अगर ना पाई जाएं किसी भी सेल कॉन्ट्रैक्ट में, तो गरर यानी कि अनसर्टेनिटी की सिचुएशन आ जाती है उस ट्रांजैक्शन के अंदर। तो गरर से भी बचने के लिए कहा गया है कि आपने ऐसी सेल की ट्रांजैक्शन नहीं करनी जिसमें किसी किस्म की गैर यकीनी सूरत हाल हो। इसके बारे में हम आगे डिटेल्स में पढ़ते हैं। पहले हम लोगों ने पढ़ा था एलिमेंट्स ऑफ वैलिड सेल के अंदर कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में तीन बेसिक चीजें, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, बायर एंड सेलर, तीसरा है कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस या तो जुबान से अदायगी के साथ भी की जा सकती है, और इम्प्लाइड का मतलब ये है कि अगर आपने कोई चीज़ ऑफ़र की है और अगले ने वो रख ली है, बजाय इसके कि वो ज़ुबान से इस चीज़ का करार करे कि मुझे ये ट्रांजैक्शन कबूल है, अगर वो चीज़ एक्सेप्ट कर लेता है और एक्सचेंज कर लेता है
तो इसका मतलब तब भी आपकी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो जाती है। बायर एंड सेलर मस्ट बी सेन, यानी कि पहले भी हमने पढ़ चुके हैं, वो बाकायदा सेंसेस के अंदर हो, उसको पता हो कि ट्रांजैक्शन क्या है, क्या चीज़ हो रही है, और मेच्योर ये है कि वो उस ट्रांजैक्शन की इंटेंसिटी को समझता भी हो और उसको इस हालत में और वो इस पोजीशन में हो कि वो ऐसी ट्रांजैक्शन को समझ सके और उसको कबूल कर सके। कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ये कि सेल मस्ट बी नॉन कंटिंजेंट, यानी कि सेल का जो कॉन्ट्रैक्ट आप या ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो किसी दूसरी कंडीशन के साथ या किसी सिनेरियो के साथ लिंक ना हो। उसको सेल की कॉन्ट्रैक्ट की एग्जीक्यूशन जो है वो किसी हालात के ऊपर डिपेंड ना कर रही हो। आप पार्टी ए कोई चीज़ बेचना चाहती है पार्टी बी को, सारी चीज़ें डिफाइन हो गई, तो सेल कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट इस चीज़ के साथ लिंक नहीं कर सकते कि जी अगर कल हालात ये होंगे तो हमारी सेल एग्जीक्यूट होगी, अगर हालात ये नहीं होंगे तो एग्जीक्यूट नहीं होगी। ऐसा किसी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट हम लोग नहीं कर सकते जिसमें किसी पर्टिकुलर कंडीशन का फुलफिल होना लिंक कर दिया जाए। सेल मस्ट बी इमीडिएट, यानी कि उसी वक्त सेल होना ज़रूरी है। हम आगे पढ़ेंगे इस लेक्चर के एंड तक कि प्रॉमिस टू सेल और सेल कॉन्ट्रैक्ट में क्या फ़र्क है, लेकिन जब आप सेल का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसमें दो चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए। एक तो ये कि वो किसी और कंडीशन या किसी सिनेरियो के साथ लिंक ना हो, दूसरा ये कि सेल उसी टाइम होनी चाहिए, डेफर्ड ना हो, यानी कि आज हम सेल तो कर रहे हैं मगर उसकी पोजेशन या उसकी एक्सचेंज ऑफ गुड्स जो है वो आपने किसी और टाइम पे रख दी हो या किसी और इवेंट के होने पे रख दी हो। गुड्स जो सोल्ड की गई हैं या सेल कॉन्ट्रैक्ट में जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्या है, वो एग्जिस्टिंग हो, यानी कि वो मौजूद हो। वैल्यूएबल, उसकी वैल्यू हो। यूजेबल, जिसका यूज़ भी किया जा सके। हवा का आप क्या करेंगे, उसकी एग्जिस्टेंस है मगर उसकी वैल्यू नहीं है, आप ना उसको ऑनरशिप पे कर सकते हैं। कैपेबिलिटी ऑफ ऑनरशिप वही आ गया कि जिसका टाइटल हो, जिसकी ऑनरशिप हो। कैपेबल ऑफ डिलीवरी, यानी कि आप वो चीज़ हो जो आप डिलीवर भी कर सकें। स्पेसिफिक एंड क्वांटिफाइड, जिसको आप स्पेसिफाई भी कर सकते हैं, जिसके यूनिट्स को क्वांटिफाई भी किया जा सके। सेलर मस्ट हैव टाइटल एंड रिस्क, जो बेच रहा है उसके पास उसके राइट्स भी हों, उसका टाइटल उसके नाम का हो और उसका रिस्क उस टाइम उसके पास हो, क्योंकि जब आप कोई चीज़ बेच देते हैं तो जो सेलर है उससे रिस्क ट्रांसफ़र होकर बायर की तरफ चले जाता है। प्राइस मस्ट बी क्वांटिफाइड और स्पेसिफाइड एंड सर्टन, यानी कि आप अगर कोई चीज़ बेच रहे हैं उसकी वैल्यू डिफाइन भी की गई हो और सर्टन भी हो। आप कुछ सेल का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं मगर जिसमें आपने ना क्वालिटी को डिफ़ाइन सही तरह से किया, ना ही प्राइस को डिफ़ाइन किया। क्या ऐसी दोनों सूरतों में भी आपका सेल सही तरह से एग्जीक्यूट नहीं होती। डिलीवरी फिज़िकल और कंस्ट्रक्टिव, यानी कि फ़िज़िकल डिलीवरी है कि आपने वो चीज़ जब सेल एग्जीक्यूट हुई तो आपने वो चीज़ हैंड ओवर कर दी बायर को। और कंस्ट्रक्टिव क्या है कि जिसके अंदर आपने फ़िज़िकल तो नहीं हैंड ओवर की मगर आपने पॉइंट आउट कर दी कि आपकी चीज़ यहाँ पड़ी है, ये आपकी ओनरशिप हो गई अब, और अब ये आप इसके रिस्क अब आपको इसके ट्रांसफ़र हो गया। यानी कि प्रोडक्ट का फिज़िकली वहाँ मौजूद होना इतना ज़रूरी नहीं है, आप कंस्ट्रक्टिवली भी उसको डिलीवर कर सकते हैं। बहुत से केसेस के अंदर आप मिसाल के तौर पर प्रॉपर्टीज़ की सेल परचेज़ कर रहे हैं, अब प्रॉपर्टी तो आपके पास उस टाइम तो नहीं है, आपने स्पेसिफाई कर दी कि ये है, ये प्लॉट है या ये बिल्डिंग है या ये हाउस है, ये अब आपके नाम हुआ, ये टाइटल आपके नाम होगा, ये रिस्क आपका है। बेसिक रूल्स ऑफ सेल, बेसिक रूल इस्लामिक फाइनेंसिंग के अंदर या इस्लामिक बैंकिंग के अंदर जो बेसिक रूल ऑफ सेल है वो ये कि द सब्जेक्ट ऑफ सेल मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ सेल, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो मौजूद होना ज़रूरी है जब आप उसकी सेल कर रहे हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे पार्टी ए सेल्स द अनबॉर्न calf ऑफ हिज काउ टू बी, द सेल इज इनवैलिड, क्योंकि गाय का बच्चा अभी पैदा ही नहीं हुआ तो उसकी सेल आप किस तरह कर सकते। द सब्जेक्ट ऑफ सेल मस्ट बी इन द ओनरशिप ऑफ सेलर एट द टाइम ऑफ सेल, as what is not owned by the seller cannot be sold, यानी कि जो आप चीज़ की सेल कर रहे हैं वो बेचने वाले की ओनरशिप में होना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल पार्टी ए सेल्स टू बी अ कार विच इज़ presently owned by C but which A intends to purchase from C since the car is not owned by A
at the time of sale, the sale is void. यानी कि पार्टी ए पार्टी बी को गाड़ी सेल कर रही है, मगर पार्टी ए के पास अभी वो उस गाड़ी की ओनरशिप नहीं है। हाँ, वो ये कहता है कि जी मैं ख़रीदूँगा पार्टी सी से ये गाड़ी और मैं आपको ये बेच रहा हूँ। तो ये इस तरह का सेल कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, वैलिड नहीं है। जो पार्टी ए है उसके पास उस प्रोडक्ट की ऑनरशिप ही नहीं है, वो अभी ऑनरशिप है वो पार्टी सी के पास है। हाँ, वो उसकी इंटेंशन है ख़रीदने की, मगर ये चीज़ सेल कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं कर सकती। सब्जेक्ट ऑफ सेल मस्ट बी इन द फिजिकल और कंस्ट्रक्टिव पोजेशन ऑफ सेलर एट द टाइम ऑफ सेल। यानी कि जो सेलर है उसके पास प्रोडक्ट है जिसकी वो एक्सचेंज कर रहा है, उसकी फिजिकल या कंस्ट्रक्टिव पोजेशन होनी चाहिए। अब प्लॉट तो कोई लेके साथ नहीं फिरता ना, तो फिजिकल क्या है कि आपके पास एक्चुअल चीज़ हैंड में पड़ी है, ठीक। और कंस्ट्रक्टिव क्या है कि जो फिजिकल तो नहीं आपके पास हो सकता। कंस्ट्रक्टिव पोजेशन मींस वेयर द बायर हैज नॉट टेकन फिजिकली डिलीवरी ऑफ गुड्स बट द गुड्स आर अंडर हिज कंट्रोल एंड ऑल राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द गुड्स हैव पास टू हिम, दैट इज द गुड्स आर एट हिज रिस्क। कंस्ट्रक्टिव पोजेशन यहाँ पर लिया गया है इन केस ऑफ बायर। एक बायर है, उसके पास फिजिकल पोजेशन तो नहीं आई मगर कंस्ट्रक्टिव पोजेशन तो आ चुकी। मतलब कि कोई ऐसा एसेट है जो इमूवेबल है, जिनकी फिजिकल पोसेशन तो आप नहीं दे सकते, हाँ कंस्ट्रक्टिव दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ए हैज़ परचेज द कार फ्रॉम बी, बी हैज़ नॉट फिजिकली हैंडेड ओवर द कार टू ए बट हैज़ प्लेस्ड इट एट अ गराज विच इज इन अंडर कंट्रोल ऑफ ए। A can access the car whenever he wants to do so. The risk of the car has practically passed to A. The car is in the constructive possession of A. Now A can sell the car to third party. मिसाल के तौर पर पार्टी ए है जिसने एक गाड़ी परचेज की है बी से, और बी ने फिजिकली तो कोई हैंडओवर तो नहीं की कार उसको, मगर उसने उस गैराज में वो गाड़ी पार्क कर दी जिसका कंट्रोल, जिसकी ओनरशिप जो है वो पार्टी ए की है। अब वो गाड़ी जो है पार्टी ए के गराज में पड़ी है और उसकी ओनरशिप और उसका रिस्क अब उसको ट्रांसफ़र हो चुका है। हाँ, अब इस कंडीशन में भी पार्टी ए फर्दर आगे वो गाड़ी जो है, वो कार जो है वो सेल कर सकती है किसी भी थर्ड पार्टी को, हालांकि अगर उसने बेशक उसने इसको देखा भी ना हो। रूल नंबर 4, द सेल मस्ट बी इंस्टेंट एंड एब्सोल्यूट। दस अ सेल एट्रीब्यूटेड टू अ फ्यूचर डेट और अ सेल कंटिंजेंट ऑन अ फ्यूचर इवेंट इज वॉइड। ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि सेल इंस्टेंट हो और पूरी की पूरी हो, एब्सोल्यूट हो, और ये कोई फ्यूचर डेट पे या किसी भी फ्यूचर के कोई इवेंट के साथ लिंक ना हो। फॉर एग्जाम्पल, ए सेल्स टू बी ऑन द 1st of January, आई सेल माई कार टू यू ऑन द 1st of February। यानी कि ए बी के साथ सेल का कॉन्ट्रैक्ट करता है 1 जनवरी को, मगर वो कहता है कि मैं ये गाड़ी आपको बेचूंगा 1 फरवरी को, तो ये सेल जो है वो वॉइड हो जाएगी, क्योंकि ये आपने कंटिंजेंट कर दिया किसी फ्यूचर इवेंट के साथ। फ्यूचर इवेंट क्या है? 1 फरवरी का आना, यानी कि कोई फ्यूचर की डेट है, उस डेट को आपने कह दिया कि फाइनल हमारी सेल एग्जीक्यूट होगी, लेकिन आप सेल का कॉन्ट्रैक्ट आज कर रहे हैं, ये मुमकिन नहीं है। Rule number 5, the subject of sales should be an object of value. A thing having no value according to the usage of trade cannot be sold. जो आप चीज़ बेच रहे हैं सेल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, उसकी कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए। ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू ही नहीं है या जिसकी वैल्यू ही अनसर्टन है, तो वो चीज़ कि आप सेल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। रूल नंबर 6, द सब्जेक्ट ऑफ सेल शुड नॉट बी अ थिंग यूज फॉर हराम पर्पस, दैट इज पोर्क और वाइन। कोई भी शरिया के हवाले से कोई गलत चीज़ या लीगली कोई गलत चीज़ है या हराम चीज़ है, उसकी सेल परचेज कभी ठीक नहीं हो सकती। बेशक उसमें आप सारे टर्म्स एंड कंडीशन शरिया के मुताबिक डालें, मगर जो ऑब्जेक्ट है वो इटसेल्फ ही सही नहीं है, वो पूरे का पूरा सेल कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड है। Rule number 7, the subject of sale should be specifically known and identified to the buyer. The subject of the sale must be identified by pointing out or by detailing specification which can distinguish it from other things not sold. जो चीज़ आप बेच रहे हैं वो स्पेसिफाई हो, जिसका पता हो, और वो आइडेंटिफाई भी हो। किसको? बायर को, यानी कि खरीदार को पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या ले रहा है, कितनी क्वांटिटी में है, उसकी क्या नेचर है, वो सारी चीज़ें उसको पता होना चाहिए। For example, ask points of a building and says to B, I sell one of the apartment in this building to you. The sale is void unless the apartment is specifically identified to the buyer. ऐसी चीज़ें हमें मार्केट में आम देखने को मिलती हैं कि
आपने कोई बिल्डिंग में कोई प्लॉट है या कोई सोसाइटी में आपने घर लिया है जिसकी आइडेंटिफिकेशन ही नहीं है, जिसकी प्लॉटिंग ही नहीं हुई और वो आपको फाइल बेच दी जाती है। अब वो फाइल आपने ख़रीद ली लेकिन आपको पता ही नहीं है कि वो आपकी जो आपने चीज़ ख़रीदी है, सेल का कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है जिस चीज़ का, वो आइडेंटिफाई ही नहीं है। इस चीज़ के भी अवॉइड किया जाता है कि भाई ये इनवैलिड सेल कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि इसमें आपको अपने प्लॉट की चीज़ का पता ही नहीं है कि वो कहाँ है, कि कितनी लोकेट कर रही है। बस आपको बता दिया जाता है कि जी इतना एरिया आपका है। इसी तरीके से किसी बिल्डिंग में अगर आप कोई अपार्टमेंट ख़रीदते हैं और जो सेलर है वो कह देता है कि इस बिल्डिंग में कोई एक अपार्टमेंट आपका है, मगर जो बायर है उसको पता ही नहीं कि उसको कौन सा अपार्टमेंट मिलता है, तो ये सूरत भी सेल कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर देती है। रूल नंबर 8, द डिलीवरी ऑफ द सोल्ड कमोडिटी टू द बायर शुड बी certain and should not depend on a contingency or chance. For example, A sells his stolen car to a person in hope that he will manage to get it back. The sale is void. उसमें यह है कि आपने चीज़ बेच दी मगर बायर को पता ही नहीं है कि मुझे डिलीवरी कब मिलेगी, या अगर डिलीवरी होगी भी तो वो किसी फ्यूचर के इवेंट पे डिपेंड कर रही है। मिसाल के तौर पे पार्टी ए ने पार्टी बी को एक गाड़ी बेची, अब सेल कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया। अब ए कहता है कि मेरी गाड़ी अभी चोरी हो चुकी है, हाँ जैसे ही मिलेगी मैं आपको दे दूंगा। ये कॉन्ट्रैक्ट ही ठीक नहीं है, ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि इसके अंदर डिलीवरी ऑफ गुड जो है वो डिपेंड कर रही है किसी चांस के साथ कि जब वो मिलेगी तब होगा। ऐसा सेल कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड है। रूल नंबर 8, द सर्टेनिटी ऑफ प्राइस इज आ नेसेसरी कंडीशन फॉर द वैलिडिटी ऑफ सेल। यानी कि प्राइस का डिटरमिन होना, उसकी यकीनी होना बहुत ज़रूरी है सेल की वैलिडिटी के लिए। फॉर एग्जांपल, ए सेल्स टू बी, if you pay in 1 month the price is 50 rupees, but if you pay in 2 months the price is 55 rupees. The price is uncertain and the sale is void. देखिए मार्केट में ये चीज़ बड़ी देखने को मिलती है कि आपने किसी के साथ सेल का कॉन्ट्रैक्ट किया, मगर कॉन्ट्रैक्ट में ये क्लॉज आ जाती है कि अगर आप हमें विद इन 1 मंथ दे देंगे पैसे तो 50 रुपये की चीज़ है, और अगर 2 मंथ या इससे ज़्यादा होगा तो 55 रुपये की होगी। ये सूरत हाल में चूँकि प्राइस सर्टन नहीं है तो ये चीज़ जो है ये वॉइड कर देगी पूरे के पूरे सेल के कॉन्ट्रैक्ट को। हाँ, अब अगली कंडीशन पढ़ेंगे क्या। ए कैन गिव द 2 ऑप्शंस टू बी बट देन बी मस्ट सेलेक्ट 1 ऑप्शन टू वैलिडेट द सेल। अब इस कंडीशन में समझे कि क्या है। पार्टी ए पार्टी बी को 2 ऑप्शंस देती है। वो कहती है अगर आपने एडवांस पेमेंट करनी है तो 50 रुपीज़ की, अगर आपने क्रेडिट पेमेंट करनी है तो मैं 55 की दूंगा। अब आप कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लें आपने कौन सी करनी है। इसमें और पिछली वाली कंडीशन में बहुत फ़र्क है। ये वाली कंडीशन तो वैलिड है, उसकी वजह यह है कि जब आप सेल एग्जीक्यूट कर रहे हैं विद अ सिलेक्टेड ऑप्शन देन यू मेक योर प्राइस सर्टन, यानी कि आप 50 और 55 में से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लें। आपने जब वो सिलेक्ट कर ली तो यानी कि प्राइस सर्टन हो गई। ठीक है, आपने कहा कि मैं क्रेडिट पे करूंगा या एडवांस पे करूंगा, मुकर्रर होगी कि ये कीमत अदा होगी, वो लिख ली और सेल कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो गया। पहली कंडीशन में सेल एग्जीक्यूशन हो रही है मगर प्राइस की डिटर्मिनेशन ही नहीं हो रही। वो ये कहता है पहली कंडीशन में कि जी अगर आपने हमें 30 दिन में पैसे दे दिए तो 50 दीजिएगा, और अगर 30 दिन से ऊपर अगर आप 2 महीने या इससे ज़्यादा से चले गए तो आप 55 दीजिएगा। यानी कि ये कंडीशन आपने डाल दी जो कि प्राइस को डिटर्मिन ही नहीं कर रही। डिटर्मिन क्या हो रहा है कि फ्यूचर के किसी इवेंट के साथ, यानी कि पे बैक के टाइम को, फ्यूचर टाइम को आप लिंक कर रहे हैं प्राइस के साथ। तो इस केस के अंदर आपकी सेल कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वॉइड हो जाएगा। Rule number 10. The sale must be unconditional. A conditional sale is invalid unless the condition is recognized as a usual practice of trade. वैसे तो सेल का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अनकंडीशनल होता है, जिसमें कोई कंडीशंस नहीं होती। हाँ, अगर कोई मार्केट की प्रैक्टिस है, मार्केट की प्रैक्टिस में क्या है, एग्जांपल देख लें। A buys a refrigerator from B with the condition that B undertakes its free service for 2 years. The condition being recognized as a part of the transaction is valid and the sale is lawful. अब मार्केट में प्रैक्टिस चल रही है सर्विस की, या गारंटी देते हैं आपको साल की 2 साल की। अगर ऐसी आपको जो सेलर है वो ऑप्शन देता है, वैसे तो ये मार्केट की प्रैक्टिस भी है
और ये सेल के कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी चीज़ को अनसर्टन या कंटिंजेंट नहीं कर रही। इस वजह से इस कंडीशन के डालने से आपका सेल वैलिड होगी, सेल का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, सेल की एग्जीक्यूशन ठीक होगी। प्रॉमिस टू सेल, अ सेल कैन नॉट बी इफेक्टेड अनलेस द अबव मेंशन्ड कंडीशंस आर फुलफिल्ड। जो पहले हमने कंडीशंस पढ़ी हैं इन सब का होना ज़रूरी है। अगर ये होगा तो आपकी सेल एग्जीक्यूट सही तरह से होगी, अगर नहीं होगा तो सेल आपकी इफेक्टिव नहीं होगी। बट वन कैन प्रोमिस टू सेल समथिंग विच इज़ नॉट ओन्ड बाय हिम। ये जो पिछले हमने सारे जो कंडीशंस पढ़ी हैं उनमें जब आप प्रॉमिस टू सेल करते हैं, प्रॉमिस टू सेल आपका सेल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, एक पार्टी बेचने का वादा करती है। हाँ, अब उसके अंदर ऑनरशिप ना भी हो तो आप प्रॉमिस कर सकते हैं। मैं पिछली ही एग्जांपल्स को देता हूँ कि अगर आपके पास गाड़ी चोरी हुई हुई है और आप बेचना चाह रहे हैं, आप किसी को प्रॉमिस टू सेल कर सकते हैं कि जी जैसे ही मुझे वो गाड़ी मिलेगी मैं उस सेल का कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ करूँगा। अभी कर नहीं रहा, अभी सिर्फ वादा कर रहा है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं वो आपको बेचूंगा, या अगर ये चीज़ मैं ख़रीदूंगा तो मैं आपको बेचूंगा, ठीक है। या मेरे पास ये माल अभी आया नहीं, जैसे ही आएगा मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ये मैं आपके साथ इसका सेल का कॉन्ट्रैक्ट करूँगा। ये मुख्तलिफ चीज़ है। प्रॉमिस इनिशियली क्रिएट्स अ मॉरल ऑब्लिगेशन। ये मॉरल ऑब्लिगेशन है, ये लॉफुल भी नहीं है, ये शरिया की कोई ऑब्लिगेशन स्ट्रिक्टली भी नहीं है। ये एक आपस में एक मॉरली एक कम्युनिकेशन है, एक वादा है जो एक बंदा या एक पार्टी एक दूसरे के साथ करती है। If the promise has resulted in the promisee incurring some liabilities, some jurists allow that the promiser be legally forced to fulfill the promise. अब इसमें है कि बाज़ औक़ात आपने प्रॉमिस किया मगर जो प्रोमिसी जिसके साथ आप प्रॉमिस कर रहे हैं उसको इस चीज़ का नुकसान हुआ जब प्रोमिसर ने वो प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया। मिसाल के तौर पर कि कोई चीज़ पेरिशेबल है जिसकी एज ज़्यादा नहीं है, बायर जो है वो सेलर से ये वादा करता है कि मैं कल आके ये चीज़ ख़रीद लूँगा आपसे, और उस चीज़ की वैलिडिटी या उस पेरिशेबल आइटम की जो लाइफ है वो 1 डे है। अब अगले दिन वो उसका इंतज़ार करता है और बहुत से अपने कस्टमर्स को वो मना कर देता है कि जी मैं चीज़ आपको नहीं बेच सकता क्योंकि मैंने वादा किया हुआ कि ये किसी ने और ने मेरे से आके ख़रीदनी है। अब अगले दिन वो नहीं आता या वो नहीं ख़रीदता, जिसकी वजह से उस सेलर का जो वो प्रोडक्ट है वो ज़ाया हो जाती है। उसने उससे वादा किया मगर उसके वजह से उसकी लायबिलिटी ये क्रिएट होगी कि उसको नुकसान हो गया, उसको लॉस हो गया। सम यूरिस्ट कहते हैं कि इस केस के अंदर जो जिसने वादा किया है उसको लीगली फुलफिल करने को लिए फोर्स भी करना चाहिए कि उसने वादा किया, उसकी वजह से उसको नुकसान हो सकता है, तो लीगली उसको फोर्स किया जा सकता है कि वो अपने वादे को पूरा करे। इन केस ऑफ अ प्रॉमिस to sell, the sale transaction will take place at a future date through a separate offer and acceptance. अब जब प्रॉमिस टू सेल हो रही है उसमें सेल ट्रांजैक्शन जो है ना वो किसी फ्यूचर डेट पे आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं जिसमें ऑफर एंड एक्सेप्टेंस सेपरेटली होगी। इसका मतलब ये है कि आज मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ये चीज़ खरीदूंगा आपसे, कल की डेट फ्यूचर इवेंट आ गया, फ्यूचर डेट आ गई और आप कहते हैं ठीक है मैं आपके लिए ये चीज़ रख लेता हूँ। अब सेल का कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ, प्रॉमिस टू सेल हुआ है कि मैं आपको ये बेचूंगा। वो कहता है ठीक है मुझे कबूल है, मैं कल आऊँगा और पेमेंट के साथ आऊँगा। अब जब अगले दिन वो आता है तो उसके अंदर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस दोबारा एग्जीक्यूट हो गई कि जी मैं ये चीज़ ख़रीदने आया हूँ। हाँ, वो कहता है ये चीज़ मैं इतने की दे रहा हूँ, वो कहता है ठीक है हमें मुझे कबूल है, तो वो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस सेपरेट होगी। पहली जो बात हुई है वो प्रॉमिस टू सेल हुई कि मैं आपको बेचूंगा। अगली दफ़ा जब सेल का एग्जीक्यूट बाकायदा तौर पर जब होगा उसमें ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होगी। एक्सेप्शंस टू रूल, यहाँ पर 2 इस्लामिक फाइनेंसिंग की प्रोडक्ट्स हैं, बे सलम और इस्तेसना। ये जो 2 प्रोडक्ट्स हैं इसके अंदर जो रूल्स ऑफ सेल्स हैं उसमें कुछ हद तक रिलैक्सेशन या एक्सेप्शंस हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। आगे जब प्रोडक्ट्स के बारे में हम लोग बाकायदा इसका लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो फिर उस टाइम इसको कवर करेंगे। शुक्रिया।